ये देखिए सुषमा बहन, इस बार परिधि बिटिया के लिए एकदम अव्वल दर्जे का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का अच्छी नौकरी में है और अच्छा खासा कमाता है। वो तो ठीक है पंडित जी, मगर परिवार में कितने लोग रहते हैं ये बताइए, क्योंकि परिधि को छोटा परिवार चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं चाहिए जहाँ मेरी बेटी की सारी जिंदगी बर्तन घिसते, रोटियां बनाने और सबकी सेवा पानी में गुजर जाए। ऊपर से सास नंद की चिकचिकबाजी तो ये नहीं सहेगी, तीखी मिजाज वाली है। अब देखो बहन जी, एक साथ सारी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। आपको लड़का भी अच्छा खासा नौकरी पेशा और खानदानी चाहिए और परिवार भी छोटा चाहिए। वही सारी चीज कैसे होंगी। इसी बीच में पंडित जी के पास रामफल का फोन आता है। 1 मिनट सुषमा बहन, एक जरूरी फोन है। हेलो जी, रामफल जी। नमस्कार पंडित जी, मेरे मोहित की कोई बात बनी कि नहीं? आखिरकार कब उसकी शादी? ये देखिए सुषमा बहन, इस बार परिधि बिटिया के लिए एकदम अव्वल दर्जे का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का अच्छी नौकरी में है और अच्छा खासा कमाता है। वो तो ठीक है पंडित जी, मगर परिवार में कितने लोग रहते हैं ये बताइए, क्योंकि परिधि को छोटा परिवार चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं चाहिए जहाँ मेरी बेटी की सारी जिंदगी बर्तन घिसते, रोटियां बनाने और सबकी सेवा पानी में गुजर जाए। ऊपर से सास नंद की चिकचिकबाजी तो ये नहीं सहेगी, तीखी मिजाज वाली है। अब देखो बहन जी, एक साथ सारी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। आपको लड़का भी अच्छा खासा नौकरी पेशा और खानदानी चाहिए और परिवार भी छोटा चाहिए। वही सारी चीज कैसे होंगी। इसी बीच में पंडित जी के पास रामफल का फोन आता है। 1 मिनट सुषमा बहन, एक जरूरी फोन है। हेलो जी, रामफल जी। नमस्कार पंडित जी, मेरे मोहित की कोई बात बनी कि नहीं? आखिरकार कब उसकी शादी? ससुराल में कोई भी रिश्ते वाले अपनी लड़की की शादी करवाने को राजी नहीं है। आप धीरज रखिए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, नमस्कार। जैसे ही पंडित जी की बात परिधि सुनती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पंडित जी, क्या कहा आपने? क्या ऐसा रिश्ता बाकी है जिस घर में सास नहीं? फिर तो मुझको ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच में बिटिया? क्या सच में बिटिया है बृहस्पति देवता? अब तो दोनों परिवारों की समस्या टल गई, मगर शादी होने तक मुझे इस बात को पर्दे में रखना होगा। आखिर पंडित जी दो परिवारों में कराए रिश्ते के बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पका रहे थे जिसका परिधि को भनक तक नहीं था। फोन पर ही लड़के लड़की की देखा देखी होती और पंडित जी रामफल निवास आते हैं। आइए, पधारिए पंडित जी। अरे समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आपके कारण मेरे बेटे का संसार बसने जा रहा है। वैसे आपने लड़की वाले को इस बारे में बता तो दिया। पर्दे के भीतर ही रहने दीजिए। एक बार भेद खुल गया तो बनती बात बिगड़ जाएगी। मगर पंडित जी, झूठ की बुनियाद पर जोड़े गए रिश्ते कब तक चलेगा? अरे मोहित बेटा, भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। खैर, मैं शादी की तिथि बताने आया था। 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकला है। तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। देखते देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। धूमधाम से परिधि मोहित के 7 फेरे होते हैं और परिधि बहू बनकर ससुराल आती है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती तो अड़ोसन पड़ोसन उसे घूर घूर कर देखते हुए कुछ खुसुर फुसुर करती हैं। देख लो मंजू बहन, आजकल की मॉडर्न बहुएं तो ऐश मौज की जिंदगी ढूंढती हैं, तभी तो इस बेशर्म बहू ने सास बिना ससुराल चुना है। हद है, ये मोहल्ले की आंटी को भी बस मसला मिलना चाहिए। भाषण तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे ये मेरी सास लग रही है। बिना सास वाला ससुराल मैंने चुना है और गुर्दे इनके लाल हो रहे हैं। सास ही तो नहीं है। जेठान प्रकार का ख्याली पुलाव पकाते हुए ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां उसके चारों देवर रजत, पूरब, विराट, मुकेश स्वागत के लिए खड़े थे और ससुर रामफल हाथों में आरती की थाली लिए हुए थे। आओ बहू, आओ, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या भला है? ये ससुर जी मेरा गृह प्रवेश करवाएंगे? घर में और औरतें नहीं है क्या? ससुर बहू परिधि का आरती और गृह प्रवेश करवाते और चारों देवर फूल बरसाते हैं। वेलकम टू द फैमिली भाभी। वेलकम टू द फैमिली भाभी। थैंक यू वेरी मच। भाभी, आपके आने से हमारे घर में रौनक सी आ गई है। हम बहुत खुश हुए। भाभी, अब तो डेली हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। पिताजी के हाथों का जला पराठा नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, बहू के आते ही दल बदल लिया। आजा, तेरी खैर नहीं। अब अपनी भाभी को आराम करने दो, सफर की थकी हुई है।
चलिए भाभी, हम आपको कमरे तक छोड़ाते हैं। ये सुनकर परिधि को अजीब लगता है। वह खुंदक में अंदर ही सारी रस्म ये मर्द लोग ही करवा रहे, पता नहीं औरतें कहाँ हैं। परिधि खुद ब खुद अपने कमरे में आती है, जहाँ वो अपने दोनों देवर रजत मुकेश को कमरा सजाते देख कर लजा जाती है। जी अब दोनों हाँ मेरे कमरे में। वो भाभी, दरअसल मैं और मुकेश आपके और भैया का बेड सजा रहे थे। देखकर बताओ, अच्छे से किया है ना डेकोरेशन? गुलाब के फूल और कैंडल्स सब रख दिया है, किसी चीज की कमी तो नहीं है? अपने देवरों से बेफिक्र अंदाज देखकर परिधि शर्म से लाल हो जाती है। जी जी देवर जी, सब बहुत अच्छा है। लगता है भाभी को ऑकवर्ड लग रहा है, हमें जाना चाहिए। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। उन दोनों के कमरे से जाते ही परिधि गहरी सांस भरती है। तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। परिधि जैसे ही बाहर आती है तो ससुर हाथों में दूध का ग्लास लेके खड़े थे। पसंद है। ससुर जैसे ही दूध का ग्लास थमाते हैं, इस बार परिधि शर्म से पानी पानी हो जाती है। हे भगवान, सबके सब मुझको ठरकी नजर आ रहे हैं। इस मर्दों भरे ससुराल में औरत है भी कि नहीं? जो काम जेठानी ननद करती है वो ससुर देवर कर रहे हैं। तभी कमरे में मोहित आता है। परिधि गुस्से में तिल मिलाकर उसे तकिया फेंक कर मारती है। क्या बात है परिधि, क्या तुम मुझसे किसी बात के लिए खफा हो? मुझे मार क्यों रही हो? मेरी नाराजगी की वजह तुम अच्छे से जानते हो मोहित। ये सब क्या है? क्या इस घर में औरतें मौजूद नहीं है? परिधि, मैं तुम्हें बताने वाला था, मेरी कोई बहन नहीं है। माँ के गुजरने के बाद इस घर में मर्द ही रहते हैं, मगर एक तुम्हारे आ जाने से इस घर संसार का सूना आंगन खुशियों से फिर से महक उठा है। मेरा घर बसा दो परिधि। ऐसा कहते हुए मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परिधि की सारी नाराजगी दूर हो जाती है, मगर कहते हैं ना, माँ बिना मायका और सास बिना ससुराल अधूरा रहता है। शादी की पहली सुबह ही परिधि को उठने में लेट हो जाता है। अंगार की तरह कूड़े कचरे से बिखरा हुआ था, जिसे देख वो माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, ये घर है या कूड़ेदान? यही फर्क होता है घर में औरत के होने और ना होने से। बिखरे ससुराल को समेटने में बेचारी अकेली परिधि थक कर चूर हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे सास की कमी खल रही थी। उफ, साफ सफाई करने में ही कमर टेढ़ी हो गई, अभी तो रसोई भी बाकी है। थके मिजाज से परिधि रसोई के भीतर आती है, जहां बावर्ची खाने का हाल और भी बदतर था। ये भगवान, रसोई का इतना गंदा हाल है। गैस चूल्हा कोयला जितना काला और पूरा का पूरा सिंक बर्तन से भरा हुआ है, जैसे हफ्ते भर के बर्तन एक बार में इकट्ठे हो गए हो। ऊपर से कितनी उमस भरी है। ये बोलते हुए परिधि जैसे ही खिड़की खोलती है तो सामने के पड़ोस वाले रसोई में सास बहू को मिलजुल कर हाथ बटाते देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। मुझे लगा था सास बिना ससुराल में मैं सुखी रहूंगी, मगर सुंदर होता। परिधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आंसू पोंछ कर काम निपटाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है। हालांकि मर्दों से भरे ससुराल में अकेली औरत होने के कारण उसके दिल में हिचक थी। वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है तुमने। किसी ने ठीक कहा है, औरत घर की लक्ष्मी होती है। एक उसके न होने से घर घर नहीं होता, बस पत्थर का मकान होता है। आज अगर वसुंधरा जिंदा होती तो बेहद खुश होती। ऐसा कहते हुए ससुर के साथ साथ चारों देवर और पति की आंखें भी भीग जाती हैं। सबको नाश्ता करवाने के बाद परिधि बर्तन धोती है, मगर रोजाना सास बिना ससुराल में उसे बिखरा घर संजोने में सारा दिन निकल जाता है। मगर अपने मन का ये एहसास वो कहती भी तो किसे। फिर एक दिन दर्द में परिधि छत पर कपड़े सुखा रही है तो पड़ोसन ताना मारती है। क्यों बहू रानी, कैसा लग रहा है सास दिन ससुराल में रहकर? मजा चख रही हो ना मर्दों के बीच में रहकर? सारा दिन सफाई कर्मचारी की तरह दिन बीतता है तुम्हारा। तभी तो घर में लुगाई होना जरूरी हो। परिधि पड़ोसन पर भड़क कर उन्हें खरी खोटी सुनाती है। बस कीजिए आप लोग, दूसरों के घर में ताका झाकी करने से बढ़िया अपनी बहुओं का हाथ बटाओ। मगर परिधि की बातें उसका पति मोहित सुन लेता है। वो सबको इस बारे में बताता है, जिसके बाद ससुराल के सभी मर्द तय करते हैं कि वह परिधि को पूरा सहयोग देंगे। अगले दिन परिधि जब उठती है तो दो देवर नाश्ता बना रहे होते हैं। मंदिर से आरती की आवाज आ रही होती है और दो देवर साफ सफाई कर रहे होते हैं। ये खुशनुमा माहौल देखकर परिधि का दिल भर आता है। ये लो बहू, आरती लो। भाभी जल्दी से आ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार है। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मुझे उठा लेते। बहू, जब तू अपने सास बिन ससुराल में एडजस्ट कर रही है तो क्या हम तेरे साथ थोड़ा जल्दी जाग कर मदद नहीं करवा सकते? तूने इस घर आंगन को खुशियों से भरा है, तुझसे ही सारी रौनक है।
सास तो नहीं बन सकता, मगर पिता बनकर और तेरे देवर तेरे भाई बनकर तुझे सहयोग देंगे, इसलिए अब दिल में कोई संकोच मत रखना।